Hi everyone, welcome back. In this session, we will do some MCQs of your subject organizational behavior for UGC नेट एंड PSUs HR एग्ज़ाम्स. इंपॉर्टेंट MCQs हैं. यहाँ से आपको बेसिक आइडिया ये लेना है कि किस तरह से मुझे कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है, और इन MCQs को सॉल्व करके आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी कितनी तैयारी है, या फिर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार किया है या नहीं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग. राइट, तो यहाँ पे आपको हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स एक तरफ लिखे हैं और उनका क्या मीनिंग है वो दूसरी तरफ लिखा है, आपको ये एक्सप्लेन करना है. राइट, तो पहला है फिगर हेड क्या होता है? मॉनिटर, एंटरप्रेन्योर, स्पोक्स पर्सन एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर. राइट, और दूसरी तरफ ऑप्शंस दिए हैं. तो अगर आप एक बार स्टार्ट करेंगे, जैसे है ना फिगर हेड, तो फिगर हेड क्या होता है? अच्छा, हम हेनरी मिन्सबर्ग, राइट, इन्होंने जो है वो कहा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रोल्स. तो बेसिकली इन्होंने 3 तरह के मैनेजरियल रोल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. कौन कौन से? एक तो हमारे पास आते हैं इंटरपर्सनल, राइट, दूसरे आपके पास आते हैं इंफॉर्मेशनल, और थर्ड हमारे पास आते हैं डिसीजनल. तो ये 3 तरह के रोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजर्स के. तो नाम से भी समझ में आ रहा है, इंटरपर्सनल, जिसमें कि आप इंटरेक्शंस करते हैं वेदर एम्प्लॉइज़ के साथ या सीनियर मैनेजमेंट के साथ या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ, ये स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनके साथ आप जब इंटरेक्शंस करते हैं उसमें जो रोल्स आपके आते हैं वो इंटरपर्सनल रोल हो गए. सेकंड इज इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपकी कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है तो आप एज ए स्पोक्स पर्सन जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर देना चाहते हैं उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, कंपनी में कोई पॉलिसी में चेंज किया है उसके बारे में बताना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में बताना चाहते हैं, या फिर बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन को अपनी कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ के अंदर या एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर करना, उसको डिसेमिनेट करना. तो डिसेमिनेटर का भी आपका रोल रहता है. तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशनल रोल आपके रहते हैं. और थर्ड है डिसीजनल रोल्स, मतलब डिसीजन लेना. तो कौन सी कंपनी के साथ, है ना, कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्राइस सेट करना है, ये डिसीजन लेना. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको डिसीजन लेना. तो बेसिकली ये 3 तरीके के रोल्स जो हैं वो कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है. तो इन्हीं में जो है वो टोटल 10 मैनेजरियल रोल्स हैं जिनको जो है वो हेनरी मिन्सबर्ग ने इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. राइट, तो हम सबसे पहले अगर देखेंगे फिगर हेड, तो फिगर हेड हमारा इंटरपर्सनल रोल है ना. सो इट इज़ आर इंटरपर्सनल रोल. मॉनिटर क्या है? इट इज़ अ इंफॉर्मेशनल रोल. एंटरप्रेन्योर, इट इज़ अ डिसीजनल रोल. देन स्पोक्स पर्सन, यस, इट इज़ अ इंफॉर्मेशनल रोल. एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस सॉरी डिसीजनल रोल. तो फिगर हेड कौन होता है? जैसे कोई भी कंपनी का जो भी हेड है, जो भी है ना मैनेजर है, वो जितने भी सेरेमनीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है वो उसका रोल क्या है? टू परफॉर्म सिम्बॉलिक हेड परफॉर्मिंग रूटीन ड्यूटीज ऑफ लीगल एंड सोशल नेचर. तो ए का आपके पास होना चाहिए थर्ड, है ना, कि कोई भी कंपनी में फंक्शन होता है तो आप एज ए सिम्बॉलिक हेड आपको वहाँ पे, है ना, ग्रीटिंग्स आपके लिए की जाती हैं, या फिर आप उसको जो है वो किसी भी इवेंट को आप ऑर्गेनाइज, है ना, जो होता है उसको आप लीड करते हैं, उसको आप जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, उसको आप जो है वो, है ना, क्लोज करवाते हैं. तो ये सब रोल किसका रहता है? फिगर हेड रोल. तो ये कौन सा है? इंटरपर्सनल. आप बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं आप अपनी कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के साथ, है ना. तो ए का थर्ड अगर आप यहाँ देखोगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, तो बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं. खैर, बाय द वे अगर आप दूसरा देखें, दैट इज़ मॉनिटर. तो मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर आ रही है या कंपनी, है ना, कंपनी में आ रही है या कंपनी से बाहर जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना कि उस इंफॉर्मेशन से क्या आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं. तो मॉनिटरिंग का बेसिक मतलब होता है कि यू टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. राइट, क्लियर. देन उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ सी क्या है? एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर का नाम से भी समझ में आ रहा है कि कंपनीज़ में, है ना, क्या करना, कंपनीज़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर डिसीजंस है वो लेना, कि आप कंपनी में एम्प्लॉइज़ के साथ मिलके जो है वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन के बारे में डिसीजन ले रही हैं. दैट इज़ योर एंटरप्रेन्योर. एंड देन स्पोक्स पर्सन, कि आप कंपनी में जो भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं, कोई नया चेंज लेके आते हैं, उसको जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आप अपने कस्टमर्स के साथ या बाकी स्टेक होल्डर के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, वो आपका स्पोक्स पर्सन का रोल है. एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है?
कि अगर कंपनी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इफ़ देर इज़ अ मिस मैनेजमेंट इन द कंपनी, तो आप जो है वो उसको डील करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ डिसीजनल रोल। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन इन अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस। तो ई का आपके पास आ जाएगा फोर्थ, ई का फोर्थ यहाँ आ गया। स्पोक्स पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, अब कंपनी के बिहाफ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको, है ना, कंपनी के बाहर के लोगों के साथ या कंपनी के एम्प्लॉइज़ के साथ विद इन कंपनी और आउटसाइड द कंपनी उसको शेयर करते हैं। सो दैट इज़ अ स्पोक्स पर्सन। तो डी का आपके पास आ जाएगा सेकंड, दैट इज यू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज। एंड एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट्स चेंज। तो ऑब्वियसली सी का आपके पास फर्स्ट आना चाहिए। एंड बी का फिफ्थ, दैट इज इट सर्व्स एज द नर्व सेंटर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ आप बैठ के जो है वो इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करते हैं, है ना, और उसको इंटरप्रेट करते हैं, एंड ऑब्वियसली फिर उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेनरी मिर्जबर्ग का, 10 उसके जो 10 मैनेजरियल रोल्स हैं। तो अगर आपने वो नहीं अभी तक पढ़े हैं तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लें, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। आपके सामने लर्निंग स्टाइल्स दिए हैं और कौन सी सिचुएशन में कौन सा लर्निंग स्टाइल जो है वो उसके साथ फिट बैठता है, वो उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है। तो है ना, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टॉपिक कहाँ से है ना, कौन से जो है वो टॉपिक से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो अगर आपको पता होगा, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम योर कॉल्ब्स मॉडल, है ना। इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, है ना। ये थ्योरी कहती है कि आप कैसे सीखते हैं, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, राइट। तो इन्होंने 4 तरीके के लर्निंग स्टाइल जो है वो बताए हैं कॉल्ब्स ने, और ये 4 टाइप के कौन से हैं, एकोमोडेट, एसिमिलेट, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, राइट। और इसके सामने बताया है कि ये कौन सा स्टाइल जो है वो किस तरीके से आप चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले एक बार ये DACA ऐसे लिख लो। डी मतलब डाइवर्जिंग, ए मतलब एसिमिलेटिंग, what is C? C means converging, and what is A means accommodating, right? तो बस इसके सामने अब इसको बहुत आराम से समझने की, है ना, कि these are 4 steps, ये 4 लर्निंग स्टाइल्स। तो अगर आप ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे जो है वो ये और क्या जो है वो इस तरीके की लर्निंग स्टाइल्स में हम सीखते हैं। जैसे कि डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि जब आप मान लो लेट्स से कि, है ना, मान लीजिए कि आपको बाईसाइकिल सीखनी है, यू वांट टू लर्न कि कैसे बाईसाइकिल को राइड किया जाता है, बेसिकली आपको ये सीखना है ना। तो अच्छा, ये क्यों सीखना है, तो आप सबसे पहले स्टेप आता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या है कि आपने किसी को देखा बाईसाइकिल चलाते हुए एंड यू फील एक्साइटेड। आपने किसी को देखा कि वो यार क्या शानदार पर्सन जो है वो बाईसाइकिल चलाता है, एंड यू गेट एक्साइटेड, राइट। तो ये वाली स्टेज कौन सी है, दिस इज योर डाइवर्जिंग स्टेज। तो इसका मतलब वॉच एंड फील, तो ये इसके पास सी का सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सी का सेकंड यहाँ पे है, तो वैसे तो आप, है ना, आराम से जो है वो राइट ऑप्शन के पास इस टाइम पे ही पहुँच चुके हैं, बट खैर हम पूरा देख लेते हैं। जब आपने किसी को बाईसाइकिल चलाते हुए देखा एंड यू फील एक्साइटेड, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उसको देखते हैं एंड सोचते हैं कि कैसे जो है वो मैं भी इसके बारे में, कैसे जो है वो मैं खुद भी इसको चलाना सीख सकता हूँ। सो देन यू थिंक, है ना, कि मैं कैसे सीखूँ, मैं अपने फ्रेंड से सीखूँ, मैं अपने, है ना, कज़न से सीखूँ, या जो है वो, है ना, कहीं पे अगर आपको गाड़ी सीखनी है लेट से, तो मुझे जो है वो प्रॉपर, है ना, स्कूलिंग करनी चाहिए इसके लिए। तो देन यू थिंक, है ना, देन उसके बाद क्या होगा, तो आपने देखा उसको, पहले तो आप गेट एक्साइटेड, फिर आपने उसको थोड़ा और देखा, है ना, और उसके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, आपने सोचा उसके बारे में कि मैं कैसे सीखूं। देन द थर्ड स्टेज इज, जो भी आपने सोचा, है ना, देन यू परफॉर्म। आपने जो है वो कहीं पे एडमिशन ले लिया, या आपने कहीं किसी अपने फ्रेंड को बोला कि जो है वो मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट मीन्स यू थिंक एंड देन यू डू, दैट इज योर कन्वर्जिंग। एंड व्हाट इज लास्ट, सो वट एवर यू डू, आपने बाईसाइकिल राइड की एंड देन यू ऑल्सो फील एक्साइटेड कि हाँ यार मुझे जो है वो, यू फील सेटिस्फाइड कि मैंने जो किया और मैं चलाना सीख गया। सो दैट इज़ डू एंड फील। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको याद रखने का तरीका है। तो खैर मतलब एक स्टोरी लाइन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो दिस इज कॉल्ब्स लर्निंग
एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली ये थ्योरी यही कहती है कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। एक बार इसको देखेंगे आप तो अब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? दैट विच ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक स्ट्रेंथ एंड लिवरेजिंग देम टू एनहांस परफॉर्मेंस। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम बहुत सारी 6 से 7 तरीके की इंटरवेंशंस पढ़ते हैं, राइट। और उन इंटरवेंशंस में एक इंटरवेंशन है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। वो क्या कहती है? एप्रिशिएटिव इंक्वायरी बेसिकली क्या करती है, इसमें जो कंपनीज की, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है या आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया जाता है और उसको और कैसे इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहली बात तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंक्वायरी। इट इज़ अ पॉजिटिव इंक्वायरी। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी की ओनली स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस किया जाता है, राइट, कि उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और काम करके उसको और कैसे बेटर बनाया जाए, उसमें एक्सीलेंस तक कैसे पहुंचा जाए, उसके ऊपर जब आप इंक्वायरी करते हैं, काम करते हैं, उस तरीके की इंटरवेंशन को कहते हैं एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। तो वही है कि इसमें आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन यू लिवरेज देम टू एनहांस योर परफॉर्मेंस। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन, the thought or belief aspect in the statement, I believe my organization does not offer fair salaries compared to industry standards, represent which component of the attitude? तो खैर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एटीट्यूड, है ना। हमने एटीट्यूड पढ़ा भी है कि क्या होता है। तो क्या होता है एटीट्यूड? एटीट्यूड बेसिकली इज अ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, हमने पढ़ी है ना। ऐसे बहुत सारी रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे एटीट्यूड, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, राइट। तो ये कुछ बहुत रिलेटेड टर्म्स हैं, आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय इवैल्यूएटिव? मतलब जब आप इवैल्यूएट करते हैं टुवर्ड सम पर्सन और सिचुएशन और सम ऑब्जेक्ट, और इवैल्यूएट आप दो ही तरीके से करेंगे, आइदर पॉजिटिवली और आइदर नेगेटिवली। या तो आप किसी चीज़ को लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। ये आपको कोई पर्सन ये तो पसंद होगा या पसंद नहीं होगा। और ये जो आपका एटीट्यूड है किसी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, राइट। तो इसमें हमने, है ना, जब भी हमने एटीट्यूड का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हमने 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं इसके, कि जो आपका एटीट्यूड होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जैसे कि अफेक्टिव, दूसरा कौन सा होता है बिहेवियर, और तीसरा कौन सा होता है कॉग्निटिव, राइट। तो इसको आप ABC मॉडल भी बोलते हैं, A, B एंड C। व्हाट इज A? A इज अफेक्टिव, व्हाट इज B? B इज बिहेवियर एंड व्हाट इज C? C इज कॉग्निटिव। दिस इज कॉल्ड एज अ ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड हमें बताता है, इट्स अ, ये हमें जो है वो किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन के बारे में जो आपकी फीलिंग है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या आपके जो इमोशंस हैं उसके बारे में बताता है, राइट। बिहेवियर मतलब आप उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए या तो पॉजिटिवली बिहेव करेंगे या नेगेटिवली बिहेव करेंगे, दैट मीन्स आपका एक्शन। एंड कॉग्निटिव मतलब आपका थॉट प्रोसेस उस ऑब्जेक्ट के लिए या आपका बिलीफ, राइट। सिंपल है, हाँ। तो ये जो है वो, तो अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के पहली ही स्टेटमेंट के पहला ही शब्द है यहाँ पे थॉट और बिलीफ एस्पेक्ट इन द स्टेटमेंट। आप बोल रहे हैं ये आपका थॉट है, ये आपका बिलीफ है कि आई बिलीव माई ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट ऑफर फेयर सैलरीज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ये कौन से कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के बारे में हमें बता रहा है? देन इट टॉक्स अबाउट कॉग्निटिव एटीट्यूड, राइट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। अगर ये कहता, ये स्टेटमेंट अगर ये कहती कि आई डिसलाइक माई ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट ऑफर मी फेयर सैलरीज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो ये कौन सा, तब उस केस में कौन सा कंपोनेंट होता? देन इट दैट केस इट विल बी अ अफेक्टिव कंपोनेंट, बिकॉज इन दिस सिनेरियो you are disliking your organization, that means you are showing your emotions, you are showing your feelings that you are disliking this organization. So उस मोमेंट पे ये अफेक्टिव कंपोनेंट होता। या फिर अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होती कि आई वॉन्ट टू चेंज माई ऑर्गेनाइजेशन बाय बिकॉज दे आर नॉट गिविंग मी फेयर सैलरीज, तो यू वॉन्ट टू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स इट इज शोइंग द एक्शन कि आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये एक्शनल बिहेवियर, दैट इज इट टॉक्स अबाउट बिहेवियल कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड,
राइट। तो खैर हम इस स्टेटमेंट में हमें इसने थॉट और बिलीफ के बारे में कहा है, एंड विच इज एक्चुअली अ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ आवर एटीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर परसेप्शन टॉपिक, जिसमें कि हम एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी। द टॉपिक इज परसेप्शन, है ना, कि जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में परसीव करते हैं कि ये जो पर्सन ने बिहेवियर दिया या किया, ये एक्सटर्नली काउज्ड है या इंटरनली काउज्ड है, मतलब उस पर्सन ने जानबूझ के उस ये बिहेवियर परफॉर्म किया, या वो जो एक्सटर्नल सिचुएशन एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बना जिस वजह से जो है वो ये पर्सन ने ऐसे बिहेव किया। तो इसके लिए जो है वो हम 3 कंपोनेंट्स के बेसिस के ऊपर या डायमेंशंस के बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट है डिस्टिंक्टिवनेस, दूसरा है कंसेंसस, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। राइट। तो व्हाट इज डिस्टिंक्टिवनेस? ये हमें बताता है कि क्या पर्सन सेम तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करता है या अलग तरीके से। सो डज दिस पर्सन बिहेव द सेम वे इन डिफरेंट सिचुएशंस? ये हमें क्या बताता है? डिस्टिंक्टिवनेस। तो अगर कोई पर्सन, है ना, एंड सेकंड इज कंसेंसस, दैट मीन्स क्या सभी इस सिमिलर सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं या डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो अगर सभी पर्सन जो है वो सेम सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज देयर इज अ हाई कंसेंसस। और वैसे ही कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डज दिस पर्सन बिहेव द सेम वे ओवर टाइम, एंड राइट। सो इफ इट इज यस, तब हम कहेंगे इट इज इंटरनली काउज्ड, देन इन दैट सिनेरियो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिहेवियर। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि लेट्स से एन एम्प्लॉई, है ना, बीइंग लेट टू वर्क। कोई एक एम्प्लॉई है जो काम के लिए लेट आया है। तो पहला कंपोनेंट क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस। ये क्या हमें बताता है कि अगर एम्प्लॉई रोज लेट नहीं होता है, सिर्फ आज लेट है, इसका मतलब दिस इज अ डिफरेंट बिहेवियर। सो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? देयर इज अ हाई डिस्टिंक्टिवनेस। तो इसका मतलब दिस बिहेवियर इज समथिंग कॉल्ड एज अ इंटरनली काउज्ड, एक्सटर्नली काउज्ड, सॉरी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन रोज रोज लेट नहीं होता है ना, आज लेट है, इसका मतलब दिस इज अ डिफरेंट बिहेवियर, देयर इज अ डिस्टिंक्टिवनेस इन हिट्स बिहेवियर। राइट। तो इस केस में हम जो कहेंगे कि ये जो बिहेवियर है ये एक्सटर्नली काउज्ड है। वैसे ही दूसरा क्या है? कंसेंसस। कंसेंसस मतलब क्या सभी लेट है या यही लेट है? अगर तो सभी लेट हैं, इसका मतलब अगेन इफ सभी लेट है दैट मीन्स कंसेंसस इज हाई, तो ये भी क्या है? एक्सटर्नली काउज्ड है। राइट। एंड व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज कंसिस्टेंसी। क्या ये रोज ही लेट आता है? नहीं, सिर्फ आज ही लेट हुआ है, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी इज लो, देन अगेन वी विल से इट इज अ एक्सटर्नली काउज्ड। राइट। तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो हम ये डिसाइड करते हैं, और ये हमें एक्सप्लेन करता है एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो हमें अब क्या सिचुएशन दी है? हमें बोला है कि इफ द एम्प्लॉई हैज लो डिस्टिंक्टिवनेस, लो कंसेंसस एंड हाई कंसिस्टेंसी, व्हाट टाइप ऑफ एट्रीब्यूशन इज द मैनेजर मोस्ट लाइकली टू मेक। तो हमें कह रहा है कि आपकी डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? लो है। आपका कम्युनिकेशन सॉरी कंसेंसस क्या है? लो है। और आपका जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है? हाई है। तो ये बिहेवियर कैसा है? एक्सटर्नली काउज्ड है या इंटरनली काउज्ड है? अब खुद बताओ आप। राइट, जस्ट थिंक ऑन दिस। तो ऑब्वियसली इट इज अ इंटरनली काउज्ड और पर्सन बेस्ड काउज। ये पर्सन इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट। क्योंकि लो कंसेंसस मतलब क्या हुआ कि सभी लेट नहीं है, सिर्फ यही पर्सन लेट है। लो डिस्टिंक्टिवनेस, ये पर्सन लेट नहीं आता है। राइट। एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी? इफ देर इज अ हाई कंसिस्टेंसी, इसका मतलब वो रोज ही लेट आ रहा है ना, वो रोज ही लेट आता है। देर इज अ हाई कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर दिन जो है वो ये पर्सन लेट आता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि दिस बिहेवियर इज इंटरनल एट्रीब्यूशन ड्यू टू लो डिस्टिंक्टिव्स एंड लो कंसेंसस। ठीक है, यहां तक लगे। सो दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम योर परसेप्शन टॉपिक, एट्रीब्यूशन थ्योरी। देन नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू प्रेफर a sure gain of a moderate amount over a riskier outcome, even if the riskier outcome might have a higher expected payoff, is known as, yes, it is risk aversion. Easy है। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो उसमें कुछ एरर्स होते हैं या उसमें कुछ बायसेस होती हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा है ना एरर है और ऐसी बायसेस है इन डिसीजन मेकिंग जिसमें कि आप ज़्यादा रिस्क लेने से बचते हैं एंड यू वांट शॉर्ट गेन ऑफ मॉडरेट अमाउंट। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं रिस्क अवर्जन, मतलब आप रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं।
है ना। तो वैसे ये भी क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। हिंट साइड बाइस क्या होता है, कन्फर्मेशन बाइस क्या होता है, एंकरिंग बाइस क्या होता है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टिक हो जाना और उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना। तो ये खैर आपको बाकी सब भी पता होने चाहिए। व्हाट इज 8th? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेयर, सेल्फ थ्योरी। ये क्वेश्चन कहाँ से है, सेल्फ थ्योरी से। और अच्छा, सेल्फ थ्योरी किसने दी थी, किसी को पता है? कार्ल रॉजर्स, है ना। तो कार्ल रॉजर्स ने ये थ्योरी दी थी, सेल्फ थ्योरी। और इसमें बेसिकली ये 4 तरीके के सेल्फ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से? व्हाट आर दोज 4 टाइप्स ऑफ सेल्फ? पहली है आपके पास सेल्फ इमेज। सेकंड क्या होती है, आइडियल सेल्फ। व्हाट इज थर्ड? लुकिंग सेल्फ या लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ। एंड व्हाट इज फोर्थ? रियल सेल्फ। तो सेल्फ इमेज क्या होती है कि मैं खुद के बारे में कैसे परसीव करता हूं, या हाउ वन सीज वन सेल्फ, मैं खुद को कैसे देखता हूं, हाउ वन सीज वन सेल्फ, मैं खुद के बारे में क्या परसीव करता हूं, दैट इज सेल्फ इमेज। मेरे अपनी नज़रों में मेरी क्या इमेज है, दैट इज सेल्फ इमेज। व्हाट इज आइडियल सेल्फ, कि मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूं, द वे वन वुड लाइक टू बी, राइट। व्हाट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि मैं क्या परसीव करता हूं कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज हाउ समवन परसीव, हाउ अदर्स आर परसीविंग हिम और हर। तो इसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि मैं क्या सोचता हूं कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। एंड व्हाट इज रियल सेल्फ, कि एक्चुअल में मैं कैसा हूं, दिस इज द एक्चुअल पर्सनैलिटी और एक्चुअल परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ और एक्चुअल रियलिटी ऑफ माई सेल्फ बेसिकली, ठीक है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ मैंने क्या कहा, कि हम क्या परसीव करते हैं कि बाकी हमारे बारे में कैसे सोचते हैं, दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ, राइट। तो इट इज द पर्सन ऑफ, है ना, द परसेप्शन ऑफ ए पर्सन अबाउट हाउ अदर्स सी देम। तो यस, इट इज द सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। जैसे द वे अ पर्सन एक्चुअली इज इन रियलिटी, ये कौन सी हुई, दिस इज फोर्थ वन, दिस वन। द वे अ पर्सन परसीव्स वन सेल्फ, दिस इज सेल्फ इमेज, कि वो खुद को कैसे देखता है। द वे अ पर्सन आइडियली वॉन्ट टू बी, दिस इज कॉल्ड एज अ आइडियल सेल्फ, राइट, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ थ्योरी का, तो इसको आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट इज योर अ टॉपिक फ्रॉम पर्सनैलिटी, कि वी हैव अ डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन पर्सनैलिटी, है ना, जिसमें कि हम अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस का यूज करते हैं टू, है ना, यू नो, जज और टू मेक जजमेंट अबाउट योर पर्सनैलिटी, राइट। तो जिसमें कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे रॉस्चैक की इंक ब्लॉक टेस्ट है, फिर उसी का एक अपडेटेड वर्जन हमारे पास आया हॉल्ट्जमैन की इंक ब्लॉक टेस्ट, देन रोजनबेक का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट एक आता है, देन थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट आता है, बहुत फेमस टेस्ट है, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट आता है। तो ये कुछ बहुत फेमस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं मेथड्स हैं, राइट। तो इसी के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करनी है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या है, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, है ना। तो इसमें तो हमें पता है इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं, अराउंड 31 कार्ड्स हमारे सामने होते हैं, और उन 31 कार्ड्स को हमें देख के, उनको एनालाइज करके, उनको जज करके हमें एक स्टोरी बनानी होती है ना। वी हैव टू मेक अ स्टोरी, वी हैव टू मेक अ स्टोरी। तो ये होता है थीमेटिक, आपको थीम बनानी होती है, बेसिकली स्टोरी बनानी होती है ना। व्हाट इज रोजनबेक टेस्ट, रोजनबेक टेस्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली बैलून्स होते हैं, स्पीच बैलून्स होते हैं। तो एक बैलून भरा होगा, एक बैलून खाली होगा। एक बैलून में बेसिक एक ना सिचुएशन दी होगी जो कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन होगी, जिसमें कि जो एक पर्सन है, जिसमें कुछ बैलून में लिखा है, वहाँ पे एक जो बैलून है उसमें फ्रस्ट्रेटेड लाइन लिखी होगी। मान लो कोई पर्सन है, ट्रैफिक में खड़ा है, परेशान हो रहा है, उसको कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है ना, तो वो बहुत परेशान होकर कुछ ना कुछ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप हो, है ना, तो आप उस सिचुएशन में होते तो खुद तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते, आप कैसे बिहेव करते, तो आपको उस बैलून, खाली वाले बैलून में आपको लिखना है। तो बेसिकली उसमें स्पीच बैलून्स होते हैं, स्पीच बैलून्स जो है वो उसमें होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, रॉस्चैक इंक ब्लॉट टेस्ट इन्होंने दिया था, है ना, पहला इंक ब्लॉट टेस्ट उन्होंने दिया था। तो इसमें तो खैर आपके पता ही है, इसमें ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं बेसिकली इसमें, ब्लैक एंड वाइट, है ना, 5 ब्लैक होते हैं, 5 वाइट होते हैं, और उनको देख के आपको जजमेंट करनी होती है कि इनमें कौन सी जो है वो
डायग्राम है, आप क्या परसीव कर रहे हैं उससे, आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं उसमें। वैसे ही हॉल्ट्जमैन बेसिकली इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ रॉसचेक, है ना। तो इसमें जो है वो 10 होते हैं, इसमें बढ़ के 45 इंक ब्लॉट्स हो जाते हैं। तो कहानी वही है, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट, दैट इज पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट क्या होता है। तो इसमें बेसिकली आपको जो है ना कार्ड्स हैं वो आपको सीक्वेंस में लगाने होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में आपको वो लगाने होते हैं, ठीक है जी, क्लियर। हाँ, तो अगर आप इनको मिलाओगे तो जैसे कि मान लो आपके पास सबसे पहले कार्टून्स विद स्पीच बैलून्स, तो ये तो हमें पता चल चुका है। स्पीच बैलून्स बेसिकली रोजनबर्ग का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट होता है। बी का आपके पास 5th होना चाहिए, तो बी का 5th कहाँ है, यहाँ पे है 2 में, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, इनको हटा दो, राइट। इसके अलावा 10 कार्ड्स विद इंक ब्लॉट प्रिंट, तो हमने देखा था कि इसमें 5 ब्लैक 5 वाइट होते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। तो सी आपके पास इसका कौन सा होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, तो 3rd इज द राइट ऑप्शन। अब बाकी आप मिलाओगे तो इजीली बन जाएंगे। ए का 4th थीमेटिक एप्रिसिएशन, इसमें पिक्चर्स होती हैं, इसमें आपको स्टोरी बनानी होती है। एक पिक्चर आपके पास दी होती है उसमें, है ना, उसको देख के आपको स्टोरी बनानी होती है कि इस पिक्चर से आप क्या स्टोरी जो है वो परसीव कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास डी का सेकंड, दैट इज हॉल्ट्जमैन का इंक ब्लॉट टेस्ट सेकंड, 45 इंक ब्लॉट्स इसमें होते हैं, जैसे कि हमने देखा। सो इट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ योर रॉसचेक इंक ब्लॉट टेस्ट। एंड द लास्ट वी हैव अ पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, वी हैव अ 25 प्लेट्स ईच कंटेनिंग 3 स्केचेस। तो इसको देख के आपको जो है वो क्या करना होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में इनको लगाना होता है। तो इसमें बेसिकली 25 प्लेट्स होते हैं, याद रखना, या कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और पर्सनैलिटी से जो है वो कॉन्सेप्ट पूछा गया था। व्हाट इज नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, व्हाट डज इंस्ट्रूमेंटैलिटी रेफर टू, है ना। तो बहुत फेमस थ्योरी है मोटिवेशन की, दैट इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। 1964 में ये थ्योरी आई थी, है ना। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, ई, आई, वी। व्हाट इज ई, ई इज एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज आई, आई इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी। एंड व्हाट इज वी, वी इज बैलेंस, है ना। बहुत फेमस थ्योरी है, बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी भी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि बेसिकली ये थ्योरी कहती है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर एफर्ट एंड योर परफॉर्मेंस, है ना। ये थ्योरी बोलती है कि कोई पर्सन, मान लो मुझे किसी को मोटिवेट करना है ना, लेट्स से कि मैं किसी को मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये 10,000 पेजेस की बुक पढ़ ली, है ना, 10,000 पेजेस की अगर आपने ये बुक पढ़ ली, तो मैं आपको जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा। अब बताओ आप मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो देख के तो यही लग रहा है कि नहीं होंगे, क्योंकि ना मैं आपको 2 लाख करोड़ दे सकता हूँ और ना आप एक दिन में ये 10,000 पेजेस की बुक पढ़ सकते हैं इन अ 1 डे, राइट। बट इसको हम अगर इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कैसे, तो पहला जो एक्सपेक्टेंसी वाला आता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। ये क्या बोलता है कि पहले तो मैं यही चेक करूंगा कि मान लो क्या मैं अगर एफर्ट लगाता भी हूँ तो क्या मैं ये जो परफॉर्मेंस है इसको दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। नो हियर एफर्ट क्या है कि अगर मान लो मैं एक दिन इस बुक को पढ़ता हूँ, पूरी रात भी लगाता हूँ, तो क्या मैं इस बुक को याद कर पाऊंगा, ये जो 10,000 पेजेस की बुक है क्या मैं इसको याद कर पाऊंगा। तो ऑब्वियस आंसर इज नो, तो मेरी मोटिवेशन खत्म ही हो जाएगी, है ना। तो मैं आगे वाले स्टेप पे जा ही नहीं पाऊंगा, राइट। मान लीजिए हम पहला स्टेप क्रॉस कर जाते हैं, दैट मीन्स कि अगर मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा तो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में चला जाऊंगा जिसमें कि दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और जो कि हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम, है ना। कि मान लो, है ना, कि मैंने पूरी रात लगाई और मेरे पास कुछ, है ना, मेरा माइंड बहुत सुपर पावर वाला माइंड है, सुपर माइंड है, और मैंने जो है वो ये 10,000 पेजेस की बुक जो है वो याद कर ली। अब ये जो 10,000 पेजेस की बुक याद कर ली, तो मेरा नेक्स्ट होगा कि अगर मैं याद कर लूँगा तो ये जो मुझे आउटकम मिलेगा, ये मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो पर्सन मुझे ये अवार्ड दे रहा है, क्या वो 2 लाख करोड़ उसके पास हैं भी या नहीं है, क्या वो दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये एक्ट परफॉर्म कर भी दिया तब भी जो है वो पर्सन मुझे ये पैसे नहीं दे सकता, ये अमाउंट नहीं दे सकता, तो मेरी दूसरे स्टेप पे ये जो मोटिवेशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस पर्सन के पास 2 लाख करोड़ तो छोड़ो, इसके पास 2 लाख भी नहीं है, ये तो 2 लाख भी नहीं ले सकता।
राइट। इन केस मान लो अगर आप सेकंड स्टेज को भी पार कर जाते हैं, देन वी हैव अ थर्ड स्टेज दैट इज वैलेंस, एंड विच मीन्स वैल्यू टू द अवार्ड, है ना। मतलब कि जो आपको अवार्ड मिल रहा है, जो आपको आउटकम मिल रही है ना, क्या उस आउटकम के लिए आपकी वैल्यू है भी या नहीं है, या उस आउटकम की वैल्यू आपके लिए है भी या नहीं है ना। कि मान लो आप ऑलरेडी आपके पास इतना पैसा है कि आपको 2 लाख करोड़ मैटर ही नहीं करते, लेट से अगर ये अमाउंट बहुत छोटा हो, लेट से 10,000 हो, बट आप करोड़पति हैं ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली आपके लिए 10,000 वैल्यू नहीं करेगा, है ना। तो आपकी जो है वो उस काम के लिए मोटिवेशन नहीं होगी। सो दिस इज बेसिकली है ना ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो अगर आप अब देखोगे, सो इट इज बेसिकली द लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम, या फर्स्ट लेवल आउटकम। सी ऑप्शन शुड बी द राइट वन। क्लियर? व्हाट इज 11? सो दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम योर लीडरशिप और क्वेश्चन फ्रॉम लीडरशिप। तो जिसमें कि 4 लीडरशिप स्टाइल हमें दिए हैं, और कौन सी जो है वो लीडरशिप स्टाइल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में हमसे पूछा गया है ना। तो रेंसिस लिकर्ट के लीडरशिप स्टाइल्स हैं, है ना, आपने पढ़े भी होंगे, बहुत फेमस भी हैं, है ना। BBA में, MBA में, हर जगह आप इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है ना। जैसे कि इसमें सबसे पहले एक्सप्लॉइटेटिव, अच्छा ये बिल्कुल उसी पैटर्न में दिए हैं आपको, एक ऊपर नीचे किया है, बाकी उसी पैटर्न में है। तो जैसे एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज नो ट्रस्ट इन एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। और जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज पार्टिसिपेटिव, उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें देयर इज अ फुल ट्रस्ट। तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंस, है ना, तो नो ट्रस्ट या नो कॉन्फिडेंस, तो मैनेजर्स का अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो दिस इज अ लीडरशिप स्टाइल। ये कौन सा है, एक्सप्लोरेटिव ऑटोक्रेटिक। तो ए का आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ है, इट इज इन द फर्स्ट और इन द थर्ड, तो ये बाकी तो गए बाहर, राइट, क्लियर। उसके बाद बी का फर्स्ट दोनों में है, दैट मीन्स बी का फर्स्ट। तो बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक क्या होता है, जिसमें कि थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है। सो इट हैज कंडेंसिंग कॉन्फिडेंस एंड सबॉर्डिनेट्स, है ना। एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे लीडर और एम्प्लॉइज के बीच में होता है। देन व्हाट इज थर्ड, थर्ड में आपके पास आता है डेमोक्रेटिक। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक में क्या होता है, देयर इज अ सब्सटेंशियल बट नॉट टोटल कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। तो आपके पास डी का होना चाहिए फोर्थ। एंड देन इन द लास्ट वी हैव अ पार्टिसिपेटिव, जिसमें कि फुल कॉन्फिडेंस जो है वो अपने जो मैनेजर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉइज के ऊपर होता है, राइट। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट। तो ये खैर फेमस लीडरशिप स्टाइल्स हैं ऑफ रेंसिस लिकर्ट, तो एटलीस्ट आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन थ्योरीज दी हैं और इनके ऑथर्स कौन है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पहला तो यही है कि नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लोज ने दी थी, तो ए का सेकंड होना चाहिए, और ए का सेकंड आई थिंक एक में ही है, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल है, ये हैकमैन एंड ऑल्डम ने दिया था, तो सी का थर्ड होना चाहिए, सी का थर्ड है। ERG थ्योरी ऑब्वियसली किसने दी थी, ERG थ्योरी आपके पास दी थी एल्डल्फर ने, एल्डल्फर ERG थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। सो दिस इज एन ईजी वन। तो ये तो बहुत फेमस मोटिवेशनल थ्योरीज भी हैं, तो ये आपको पता आनी चाहिए। देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोसीजरल जस्टिस, राइट। तो है ना, वैसे हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस होता है ना, ये इसमें बेसिकली 3 तरीके की जस्टिस हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी, अगर आपको याद हो, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होती है प्रोसीजरल जस्टिस। बेसिकली अगर आप इनके नाम से भी जाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक आपके पास होती है इंटरैक्शनल जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस। तो नाम से भी समझ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इट इज रिलेटेड टू द आउटकम, दैट इज फेयरनेस इन आउटकम, फेयरनेस इन आउटकम, कि इम्प्लाइज को क्या लगता है कि ये जो आउटकम मिली है ये फेयर तरीके से मिली है, कि दीज आउटकम्स आर फेयर। व्हाट इज प्रोसीजरल, कि ये जो आउटकम मिली इसको डिसाइड करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया वो फेयर था। सो दैट इज फेयरनेस इन प्रोसेस टू डिसाइड आउटकम, टू डिसाइड आउटकम। एंड व्हाट इज थर्ड, दैट इज फेयरनेस इन इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, फेयरनेस इन इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, राइट, कि यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं होता है। तो अगर वो वाली जस्टिस है तो उसको कहते हैं इंटरैक्शनल जस्टिस। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोसीजरल। सो इट इज द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वर्कप्लेस आउटकम्स
B should be the right option here. What is 14th? Okay, which type of power according to French and Raven power taxonomy stems from admiration, respect and the desire to emulate the influential individuals? है ना, तो हम पढ़ते हैं पावर हमारे पास दो तरीके की होती है बेसिकली, वन इज फॉर्मल अनदर इज इनफॉर्मल, या जिसको पर्सनल भी कहते हैं, है ना। तो पावर टॉपिक हमने, है ना, पढ़ा है, उसमें हमें पता है कि एक होती है फॉर्मल पावर, एक होती है पर्सनल पावर, राइट। फॉर्मल पावर में कौन कौन सी पावर आती है? एक तो आपके पास लेजिटिमेट पावर आती है जो कि आपकी पोजीशन से आपको मिलती है। एक आपके पास रिवॉर्ड पावर आती है जो कि अगर कोई बेटर परफॉर्म करेगा तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, उस वजह से आप दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसिकली उसी को पावर हम बोलते हैं। एंड व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज योर कोअर्सिव पावर, कि किसी को डरा के किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज द कोअर्सिव पावर। और पर्सनल पावर क्या है? पर्सनल पावर में हम दो तरीके की पावर पढ़ते हैं, एक तो है एक्सपर्ट पावर जिसके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उसके बेसिस के ऊपर वो बाकी एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को जो है वो जब इन्फ्लुएंस करता है। एंड एक होती है आपके पास रेफरेंट पावर, है ना। रेफरेंट पावर क्या होती है? जब आप, है ना, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आपके अंदर ऐसी स्किल्स है जिसमें कि आप बाकी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर पा रहे हैं, उसको इंस्पायर कर पा रहे हैं, तो है ना, उसको हम कहते हैं रेफरेंट पावर। और ध्यान में रखना, दिस इज अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो है वो सबसे पावरफुल जो पावर है वो कौन सी है, देन आंसर इज रेफरेंट पावर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, राइट। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? दैट इज बी, जिसमें कि आप बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर टेक्टिक्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू पावर इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज? तो है ना, खैर ये पावर टेक्टिक्स हैं, ये इजी हैं, अगर आप इनके नाम भी पढ़ोगे ना समझ में आएगा। जैसे कि लेजिटिमेसी है ना, लेजिटिमेसी अभी हमने पढ़ा। लेजिटिमेट पावर कौन सी होती है? जो कि आपको बाय पोजीशन आपको मिलती है। रैशनल परसुएशन, जब आप लॉजिकल, है ना, आर्ग्यूमेंट्स देके किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंस्पिरेशनल अपील्स, मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे होते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे, इंस्पिरेशनल अपील्स। कंसल्टेशन, दैट मीन्स यू आर, है ना, मेकिंग समवन पार्टिसिपेटिव इन द डिसीजन मेकिंग, राइट। तो लेजिटिमेसी क्या हो जाएगा? दैट मीन्स रिलाइंग ऑन अथॉरिटी पोजीशन और ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स टू जस्टिफाई ए रिक्वेस्ट। तो एक आप फर्स्ट का सेकंड बी होना चाहिए, फर्स्ट का बी एक में ही है, बाकी सब बाहर हो गए। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following leadership theories focus on how leaders motivate subordinates to achieve goals by clarifying the path to success and removing obstacles? सिंपल क्वेश्चन है, पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी, जिसमें कि लीडर्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्शन बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे इन, है ना, रास्ते को फॉलो करके जो है वो आप अपने गोल्स को अचीव करिए, और उसमें जो भी हर्डल्स आते हैं उनको भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। What is 17? Which of the following are framework of Ballman and Deal's 4 framework model of leadership? है ना, दिस इज समथिंग जो कि बहुत फेमस नहीं है, बट ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक। तो बेसिकली यही बताता है कि जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं, है ना। तो जो स्ट्रक्चरल लीडरशिप स्टाइल होता है उसमें जो लोग हैं वो रूल्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं टू मेक डिसीजंस और टू इन्फ्लुएंस पीपल और एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप स्टाइल जो होता है उसमें वो जो लीडरशिप होते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल वाले में कौन से होते हैं? दे आर रूल ओरिएंटेड। यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड वो होते हैं, है ना। पॉलिटिकल वाले में क्या होता है? दे वॉन्ट टू यूज पावर टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज। एंड सिंबॉलिक क्या होते हैं? दे वॉन्ट टू यूज कंपनीज विजन, मिशन, वैल्यूज, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज कर पाए, उनसे जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है वो ले पाए। सो दिस इज स्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक framework model of leadership given by Ballman and Deal. Right? Clear? Who proposed the group exchange theory? One of the most practical theory of group formation, है ना. So this theory was given by Cayley, है ना. थेबॉट एंड कैले ने ये थ्योरी दी थी, है ना. ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस के ऊपर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लोग हैं वो ग्रुप क्यों बनाते हैं. तो जब भी लोग ग्रुप बनाते हैं तो बेसिकली वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं. तो लोग ग्रुप तभी बनाएंगे जब उनको ये लगेगा कि इस ग्रुप में आने से फ़ायदा ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट कम है ना.
कि हमें कम टाइम देना पड़ेगा, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए खर्चा कम है, किसी भी सेंस में कॉस्ट हो सकती है। और बेनिफिट हमें ज़्यादा है, हमें ये फ़ायदा हो सकता है, हमें वो फ़ायदा हो सकता है। तो अगर उनको लगता है कि हमारे लिए इस ग्रुप में एंटर करने से बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तब आप जो है उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, दैट इज ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी। व्हाट इज नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग? तो जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, यस इट इज़ राइट। जब बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजंस, यस अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होंगी, तो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल कॉम्प्रोमाइजेस, सो बेसिकली दिस इज नॉट द बेनिफिट, दिस इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। रिस्क ऑफ ग्रुप थिंक, अगेन दिस इज नॉट अ बेनिफिट, तो हो सकता है कि है ना किसी एक जो उस ग्रुप में जो एक हाई पोजीशन का के ऊपर लोग हैं, पर्सन है, वो अगर उन्होंने कुछ बात कही तो बाकी लोग जो है उस बात को ना काट पाएँ, जस्ट बिकॉज कि वो हायर पोजीशन होल्ड करता है और उसी की बात में हाँ मिला के आपने डिसीजन ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप थिंक। तो ऑब्वियसली दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड हायर कॉस्ट जो है वो इसमें हो सकती है। सो इसमें ए एंड बी शुड बी द राइट ऑप्शन, दैट इज दीज आर ओनली द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग इन दीज ऑल ऑप्शंस। व्हाट इज 20th? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाइरो बी? तो है ना अगेन ये हम इंटरपर्सनल बिहेवियर में इसको पढ़ते हैं, दैट इज फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन बिहेवियर, है ना। तो स्क्यूज ने 1958 में दिया था, जिसमें कि हम जो है वो किसी पर्सन के या जब इंटरपर्सनल बिहेवियर होता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग 3 डायमेंशंस, इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन बिहेवियर, कि जब लोग इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस करते हैं, है ना, तो उसमें जो है वो 3 रीजंस होते हैं कि जब भी वो इंटरेक्शंस करते हैं, जैसे कि वो 3 इंटरेक्शंस 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? वन इज इंक्लूजन, सेकंड इज योर कंट्रोल एंड थर्ड इज योर अफेक्शन, है ना। तो या तो वो खुद इंक्लूड होना चाहते हैं इंटरपर्सनल या ग्रुप्स में, क्यों? क्योंकि उनको जब वो उस ग्रुप में होते हैं तो दे वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, है ना, क्योंकि उनको उससे रिकॉग्निशन जो मिलता है ना, वो एसोसिएशन जो मिलता है उससे बहुत खुश हैं। कंट्रोल, दे वांट टू कंट्रोल दैट ग्रुप, एक तो वो उस परसेप्शन से जो है वो उस ग्रुप में एंटर करते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस करते हैं। एंड थर्ड इज अफेक्शन, उनको अच्छा लगता है इस ग्रुप का पार्ट रह के, उनको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। सो दैट इज अ थर्ड डायमेंशन ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस और बिहेवियर, है ना। ओके, देन 21 हमारे पास लास्ट के 5 क्वेश्चन रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस और टेक्निक्स यहाँ पे हैं, और कौन सी टेक्निक का क्या जो है वो रोल है वो यहाँ पे मेंशन किया है। खैर ये भी एक बहुत फेमस टॉपिक है इन दी जो आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं उसमें, आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, है ना। तो इसको बेसिकली ऐसे हम समझते हैं ना, एक ग्राफ आता है ऐसे करके, तो एक तरफ हम इसको 2 डायमेंशन के बेस के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। वन इज असर्टिवनेस एंड सेकंड इज योर कोऑपरेटिवनेस, है ना। असर्टिवनेस यहाँ पे लो असर्टिवनेस, यहाँ पे हाई असर्टिवनेस, अगेन यहाँ पे लो कोऑपरेटिवनेस, यहाँ पे हाई कोऑपरेटिवनेस। एंड व्हाट इज कोऑपरेटिवनेस? दैट मीन्स फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन अदर नीड्स, अदर डिजायर्स, अदर्स वांट्स। और असर्टिवनेस होती है फोकस ऑन सेल्फ, कि सिर्फ खुद की नीड्स और डिजायर्स के बारे में सोचना। और कोऑपरेटिवनेस होता है कि बाकियों की भी डिजायर्स और नीड्स के बारे में सोचना, है ना। तो जब आप ना दूसरों के बारे में सोच रहे हैं ना आप अपने बारे में सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेक्निक को बोलते हैं अवॉइडिंग। सो लेट मी चेंज अ पेन, यस अवॉइडिंग। आप अवॉइड कर रहे हैं खुद के बारे में सोचना भी और दूसरे के बारे में सोचना भी। सो बेसिकली दिस इज अ लूज लूज सिचुएशन, या लॉस लॉस सिचुएशन, अपने लिए भी लॉस, दूसरे के लिए भी लॉस, आपने इग्नोर कर दिया बेसिकली, है ना। दूसरी क्या आती है कि या आपने यू आर फोकसिंग मच मोर ऑन अदर्स देन योर सेल्फ, दूसरों का भला हो जाए, ठीक है ना, और उस चक्कर में आपने अपना नुकसान करवा लिया। सो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ लॉस विन सिचुएशन, कि अपना लॉस दूसरे का फायदा। और इसका उल्टा, अगर आप अपना फायदा देख रहे हैं दूसरे का नुकसान देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिशन, जिसमें कि अपना फायदा विन लॉस,
राइट, और बिल्कुल जिसमें कि दोनों का फायदा, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेट। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। और एक आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि बिल्कुल सेंटर में आता है, कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें कि पार्शियल विन फॉर बोथ। तो ये 5 हैं। तो अब अगर आप इसको समझेंगे, सो व्हाट इज कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग हमने यहाँ पढ़ा कि जिसमें कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दूसरे को लॉस देख रहे हैं। सो इन दिस, तो अगर आप पहले इस सिचुएशन को देखो तब आप इसके साथ कंपेयर करो। अ सिचुएशन वी आर ऑल पार्टीज फुल्ली सेटिस्फाई देयर कंसर्न्स, तो ये क्या है, दिस इज योर कोलैबोरेटिंग, जिसमें कि सभी पार्टीज के कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज कोलैबोरेट कहाँ है, सेकंड। बी का आपके पास फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट कहाँ है, यहीं पे है, बाकी ऑप्शंस खत्म। अ पार्टी विड्रॉज फ्रॉम और सुप्रेस अ कॉन्फ्लिक्ट, या तो विड्रॉ कर दिया या सुप्रेस कर दिया, अगेन इट इज अ अवॉइडिंग सिचुएशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज सी का सेकंड। अ पार्टी प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन इंटरेस्ट ओवर अदर्स, अपना फायदा देख रही है ओवर अदर पार्टीज इंटरेस्ट, तो ये कौन सा है, कॉम्पीटिंग, तो थर्ड का आ जाएगा ए, सो दिस इज ए। अ पार्टी सेक्रीफाइसेज देयर ओन इंटरेस्ट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, जिसमें क्या है, अकोमोडेटिंग, जिसमें कि खुद का लॉस हम कर रहे हैं, है ना, एंड वी आर फोकसिंग ऑन अदर्स इंटरेस्ट और अदर इश्यूज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ accommodating. And the last is both parties agree to give up something to resolve a conflict, we call it as a compromising. Easy है, right? Then there is a question called arrange the following steps of Kotler 8-step plan for change management, है ना, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस में इनको लगाना है ना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फेमस कॉन्सेप्ट है इन द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। एक आपने पढ़ा होगा ल्यूइस 3-स्टेप मॉडल, राइट, उसी के ऊपर इसको बनाया गया है कॉटर 8-स्टेप प्लान। तो जिसमें कि सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। सो यू विल क्रिएट एन अर्जेंसी कि चेंज क्यों जरूरी है, तो आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे, एम्प्लॉइज को बताओगे कि दैट इज कि दिस इज द रीजन, है ना, कि हमारे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। तो 8 तो सबसे पहले आएगा, तो इसको आप निकाल दो यहाँ से बाकी 2 ऑप्शंस को। उसके बाद क्या, एक आप उसके बाद पावरफुल टीम बनाते हैं जो कि उस चेंज को लीड करते हैं। सो व्हाट इज सेकंड, इन द सेकंड यू विल फॉर्म पावरफुल गाइडिंग कोalitions और पावरफुल टीम्स जो कि उस चेंज को लीड करेंगे। तो 8 के बाद आना चाहिए 6, तो ये भी बाहर हो गया, राइट। उसके बाद यू विल डेवलप अ विजन और स्ट्रेटजी, सो दिस इज अ थर्ड। आपने पहले अर्जेंसी क्रिएट कर दी, देन आपने एक पावरफुल टीम बना दी, वो पावरफुल टीम जो है वो विजन क्रिएट करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा कि किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चेंज को लेके आए। जब एक बार वो हो गया, आपने विजन बना दिया, उस विजन को जो है अब आप कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 3। जब आपने वो विजन कम्युनिकेट किया, बहुत सारे लोग जो है वो रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो उस टाइम पे उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, राइट। और छोटे छोटे जो है वो क्या करना, विंस, छोटे छोटे जो है वो प्लान्स बनाना और उनको अचीव करना और उनको सेलिब्रेट करना, दैट इज क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म विंस। एंड देन उन्हीं छोटी छोटी विंस के साथ जो है वो टोटल कंसोलिडेट करना अपने गेन्स को। एंड फाइनली एंकरिंग चेंज इन द कॉर्पोरेट कल्चर, कि जो भी चेंज हुआ उसको यूज करके जो है वो आगे के चेंज जो है वो लेके आना। तो अब अगर आपने ये 3 स्टेप पढ़े हैं लुइस के, दैट इज सबसे पहले अनफ्रीजिंग, फिर आपके पास मूवमेंट, फिर रीफ्रीजिंग। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपका जो स्टेप 1 2 3 4, ये जो 4 स्टेप हैं, दिस आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ अनफ्रीजिंग स्टेज। तो मैंने क्या कहा, स्टेप 1 से लेके 4 तक जो है वो अनफ्रीजिंग स्टेज के होते हैं ऑफ लुइस 3-स्टेप मॉडल, जैसे कि मैं अनफ्रीज करते हैं। स्टेप 5 6 7 ये जो है आपके पास, ये डील करते हैं मूवमेंट स्टेज के साथ। एंड स्टेप 8 जो है वो आपके साथ पार्ट होगा रीफ्रीजिंग का, जिसमें कि आप एंकरिंग चेंज इन द कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से 8 स्टेप्स है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखना कि लुइस वाले जो 3 स्टेप हैं उनको कंपेयर कर देगा क्वार्टर के 8 स्टेप के साथ, और पूछ लेगा कि कौन से स्टेप्स क्वार्टर के जो है वो लुइस के स्टेप के साथ मैच करते हैं। 23rd, सो विच टाइप ऑफ कल्चर इज पावर ओरिएंटेड। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रॉम्पेनर्स मॉडल, जिसको हम कहते हैं। तो अगेन ये 4 टाइप के होते हैं, हमने अगेन ये पढ़े हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, इंक्यूबेटर, गाइडेड मिसाइल,
एफिल टावर एंड फैमिली, है ना। तो इंक्यूबेटर नाम से भी समझ में आ रहा है, आपने सुना होगा इंक्यूबेशन सेंटर, तो जहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, ऐसा कल्चर जहाँ पे क्रिएटिविटी होगी, फुलफिलमेंट बेस्ड जिसको हम बोलते हैं, फुलफिलमेंट बेस्ड। व्हाट इज गाइडेड मिसाइल, जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम चलता है, टीम्स बनाई जाती हैं एंड दे आर प्रोजेक्ट बेस्ड। व्हाट इज एफिल टावर, जहाँ पे रोल बेस्ड काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, हायरार्कीज को फॉलो किया जाता है, जो आपका रोल है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। एंड व्हाट इज फैमिली, फैमिली इज पावर ओरिएंटेड, जहाँ पे जो फैमिली का हेड है, जो उसने बोल दिया वही फाइनल डिसीजन है। सो यहाँ पे हमसे पूछा है विच टाइप ऑफ कल्चर इज पावर ओरिएंटेड, आंसर इज फैमिली। What is second last question of today's session? Which of the following does not fall under organizational level intervention? So again बहुत easy question है, transformational leadership. It is a individual or group level intervention, sorry. बाकी सब appreciative inquiry, parallel learning structure, team building, ये सब क्या है? These all are organizational level interventions. But ये जो आपका transformational leadership है, it is your individual and group level intervention. And the last question of today's MCQs is which of the following statements about human personality are correct? तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि the term personality originates from the Latin word persona, बिल्कुल सही बात है। The word persona translates to look through in English, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। Human personality encompasses both external appearance and behavior, yes it is correct. Personality includes inner awareness of self as a lasting organizational force, yes it is also correct. तो अगर आप अब ACD अगर करेक्ट हैं तो ACD करेक्ट है। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे ना, परसोना ट्रांसलेट्स टू लुक थ्रू, इट इज नॉट लुक थ्रू, इट इज साउंड थ्रू। मतलब परसोना का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, टू मास्क, है ना, नॉट टू लुक थ्रू। इवन इसको कई बार जो है वो टू साउंड थ्रू जरूर कह सकते हैं, बट बी, है ना, इट डज नॉट मीन टू लुक थ्रू। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, सो बी वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास बच गया सेकंड इज द राइट ऑप्शन हियर। So these all are 25 MCQs from your organizational behavior subject. I believe कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए और किस तरीके से आपको ये तैयार करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्रिपरेशन के लेवल के बारे में भी पता चला होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।